हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल जॉइन इंडियन नेवी पर। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोशन इन वन डायमेंशन से टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखा है। आपको इजी, मॉडरेट टू हाई लेवल आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और ग्राफ से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं सारे के सारे मैंने इसमें रखे हैं। अगर 50 क्वेश्चन रखे हैं तो उनका मतलब आप समझ सकते हो कि ना सारे ईजी होंगे ना सारे टफ होंगे। हर तरीके का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो एक्सट्रोप हो, नेवी, डबल एसआर हो, हर एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपको। तो आपको पता करना है, आपको इससे पता चल जाएगा आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, देखो मैं 60 से हो जा रहा हूँ, फिर आप बोलते हो कि दिखता नहीं है, तो चलो पढ़ लो आप पहले। देखो क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ 110 मीटर तथा 90 मीटर परस्पर विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, ध्यान देना, परस्पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं। उनके वेग क्रमशः 38 किलोमीटर पर आवर तथा 34 किलोमीटर पर आवर हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है, ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करना है, बाद में इसका सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो देखो दो गाड़ियों की बात चल रही है यहाँ पर। तो जब दो गाड़ियों की बात चल रही है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग दी हुई है, तो यहाँ किसकी कंडीशन बन रही है, यानी कि आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक क्या होता है, आपकी दो गाड़ियाँ हैं, तो दो गाड़ियाँ हैं यानी कि गाड़ी ए का और गाड़ी बी का आपेक्षिक वेग, यानी कि वी ए बी, यानी कि दोनों गाड़ियों का आपेक्षिक वेग निकालूं मैं। तो आपेक्षिक वेग अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो देखो ये क्या होता है, आपका विपरीत दे रहा है। जब हमें पता हो कि आपेक्षिक वेग एक ही दिशा की बात कर रहा हो, एक ही दिशा की, तो हम लगाते हैं वी ए माइनस वी बी। ठीक है, लेकिन वो बात कर रहा है विपरीत दिशाओं की, तो आपेक्षिक वेग का फॉर्मूला आता है वी ए बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, जहाँ आपका ए प्रथम पहली गाड़ी का और बी दूसरी गाड़ी का है। ठीक है, तो देखो वी ए यानी कि पहली गाड़ी का इसने कितना दिया 38 और दूसरी गाड़ी का कितना दिया है 34, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 72। लेकिन आपका किस में दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो आपको इसे किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इसमें 5/18 से गुणा करोगे आप, 5/18 से। देखो 18 चौक 72, 5 चौक 20, यानी कि आपका वी ए बी जो आएगा वो आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड आपका क्या आ गया, वी ए बी, यानी कि गाड़ी ए और गाड़ी बी का आपेक्षिक वेग आ गया आपका इतना। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे, वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे, ये आपको बताना है। तो समय बताना है, तो समय बराबर क्या हो रहा है, दूरी बट्टे चाल होता है ना, तो दूरी बट्टे चाल। देखो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। और देखो आप चाल निकाल चुके हो, चाल कितनी है हमारे पास 200 है। अब यहाँ बात चल रही है दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। ठीक है, तो देखो हमें कुल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, यानी कि अगर ये वाली गाड़ी एक गाड़ी बी को पार करेगी, यानी कि जो बड़ी वाली गाड़ी है 110 वाली, वो अगर बी को पार करेगी, फिर बी वाली उसको पार करेगी, यानी कि दोनों गाड़ियों की कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, दोनों को आपस में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 110 और 90, यानी कि टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 200 मीटर। यानी कि हमें पता चला दूरी हमारे पास कितनी आ गई, 200 मीटर। ठीक है, अपन चाल कितनी है हमारे पास 20, तो 20 से 10 बार कट जाएगा, यानी कि हमारा जो आएगा आंसर कितना आएगा 10 सेकंड। यानी कि हमें पता चला ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को एक बार 2x स्पीड पर बैक करके दोबारा देख लेना। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने, 50 के 50 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस, इस वाली प्रैक्टिस में आपको मतलब कि एग्ज़ाम वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम वाली फीलिंग कहाँ पर आएगी, आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो। देखो परीक्षा ऐप है क्या, परीक्षा ऐप एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छे कोर्सेज मिलते हैं, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए जाते हैं। मैंने खुद वहाँ पर जाके चेक किया है, वो उन प्रैक्टिस सेट को मैंने खुद सॉल्व किया है। आपको पूरे पेपर के दर्शन हो जाएंगे अगर वहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट लगा लोगे तो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वहाँ पर आपको उसकी विशेषता क्या है। देखो पहली बात तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पर आपकी रैंक पता चलती है। सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको वहाँ पर रैंक पता चलेगी, आपकी कितने लोगों ने टेस्ट दिया, आपकी रैंक वहाँ पर कितनी आई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाती हैं। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर जाके ले जा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो आपको वो पर्ची कैसे करनी है, देखो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको पर्ची आपको डाउनलोड करना है।
जब आप अपना फ़ोन नंबर डाल के एंटर कर जाना, जब आपको वहाँ पर परचेज करते वक्त एक कोड का ऑप्शन आएगा, इंडियन V40 यूज़ कर लेना, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जाइए चेकआउट कीजिए, बेस्ट प्रैक्टिस सेट है भाई। ठीक है, एक बार आप उनको देकर देख लीजिए। आपको एक बार ही परचेज करनी है, उसके बाद आप जो भी टेस्ट खरीदोगे बहुत ही मिनिमम रुपीज़ में मिलते चलेंगे। उसके बाद भी आप इसमें भी आप खरीदोगे ना तो 40% का डिस्काउंट तो आपको मिल जाए। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है भाई, एक बार प्रैक्टिस करके देख लो, मेरी बात अच्छे तरीके से सुन लो भाई प्लीज़, क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो पढ़ लो आप पहले। ठीक है, फिर आप बोलोगे, वरना एक कण एक आर्क त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ का पूरा चक्कर लगा लेता है, कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लिए होंगे आपने। अब देखो ये क्या बात कर रहा है, अर्धवृत्तीय पथ। अर्धवृत्तीय पथ है जिसकी आर त्रिज्या है। ठीक है, एक कण आर त्रिज्या के अर्धवृत्तीय पथ का पूरा चक्कर लगा लेता है। तो देखो अर्धवृत्तीय क्या होता है, यानी कि वृत्त नहीं है वो पूरा, वो क्या है आपका आधा वृत्त है, आधा वृत्त है। ठीक है, तब आपको क्या पूछ रहा है, विस्थापन का, दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछ रहा है। तो मुझे बताओ इसकी वृत्त की पूरी दूरी कितनी होती है, जब यहाँ से चले हम और यहाँ पर लौट के आ गए तो ये हम कितनी दूरी चले गए, 2πr चल जाते हैं ना। लेकिन जब हम आधी चल रहे हैं, यहाँ से चले और यहाँ आकर रुक गए, यानी कि हमें पता चला हम दूरी कितनी चले गए, यानी कि इसकी आधी, यानी कि πr। हमने दूरी कितनी चली है, πr। अब मान के चलो ये r त्रिज्या का था, तो जब मैंने आपको दूरी और विस्थापन अच्छी तरीके से पढ़ाया था तब भी मैंने आपको एक वृत्त का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ये त्रिज्या इसकी r है तो r ये यानी कि हमें पता चला r टोटल विस्थापन कितना हो गया, 2r का हो गया। ये क्या पूछ रहा है आपका, दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछ रहा है। तो दूरी हमारी πr और विस्थापन हमारा कितना हो गया, 2r। ठीक है, 2r। देखो r से r चला गया, कितना r से r, सॉरी गलत काट दिया, r से r चला गया यानी कि πr। तो r से r चला गया, कितना बचा यहाँ से आपका π/2। तो दूरी अपॉन विस्थापन का, जो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात आया कितना गया, π/2 आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो अच्छी तरीके से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एक गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा लिए गए समय के वर्ग के अनुपाती है। तो कण का त्वरण बताना है आपको, बढ़ रहा है, घट रहा है, शून्य है या नियत है। आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो आप कर लो और बता। टोटल स्कोर आपका 50 में से बताना आपने, कम से कम आपको 30 क्वेश्चन तो आने चाहिए इसमें से। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। देखो मैं बताऊँगा आपको, कह रहा है आपका दूरी, जो दूरी है वो क्या है, दूरी अनुपाती है किसके, समय के वर्ग की। तो अनुपाती समय यानी कि t²। ठीक है साहब, अब हमें पता चला कि ये किसकी बात कर रहा है, त्वरण की बात कर रहा है। तो त्वरण क्या होता है आपका, वेग में परिवर्तन की दर, वो क्या कहलाती है आपका, त्वरण कहलाती है। अच्छा, अब त्वरण से पहले क्या आता है आपका, तो हमें आपका वेग चाहिए इसमें से हमें। तो वेग कैसे निकालेंगे, वेग क्या होता है आपका, विस्थापन में परिवर्तन की दर। यानी कि ये हमारी दूरी दी है, अगर मैं इसका अवकलन कर दूँ ds/dt। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, 2t निकलेगा ना, 2t निकलेगा। तो हमें ये अभी क्या मिल गया, हमें ये अभी वेलोसिटी मिला है। ठीक है, हमें क्या मिला है, अभी वेग मिला है। अगर हम एक बार और अवकलन करें यानी कि dv/dt, अब हमने किसका अवकलन किया है, यानी कि v का अवकलन किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना 2, क्योंकि t का तो एक हो गया 2। तो हमें पता चला, अब यहाँ हम t की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 3, 4, 5, कुछ भी हम इसकी टी की वैल्यू रखते जाएं, क्या इस पर 2 पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये 2 से 3 कभी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। यानी कि हमने क्या देखा यहाँ से कि इस टी के मान पर यहाँ जो 2 आ रहा है उसके पर कोई टी के मान का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ तो टी का टर्म ही नहीं है, यहाँ तो टी का टर्म ही नहीं है। अब जब टी की वैल्यू हम कुछ भी रखें 2 तो 2 रहेगा। यानी कि हमें पता चला ये क्या था हमारा वेग में परिवर्तन, यानी कि हमारा ये बन गया था हमारा ए, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा टी के साथ बदल नहीं रहा। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जो हमारा त्वरण है वो हमारा कैसा है, नियत है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो, अगर आपने मेरी थ्योरी की वीडियो अच्छी तरीके से देखी है, वीडियो नंबर शायद मैंने 3 में आपको ग्राफ कंप्लीट कराए थे अच्छी तरीके से। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, जाकर वीडियो नंबर 3 में मिल जाएंगे आपको ग्राफ। मैंने ग्राफ आपको उसी में कंप्लीट करा दी है। किसी भी तरीके का आपको ग्राफ पूछ ले वहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो देखो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपको, किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है। यानी कि xt ग्राफ, xt यानी कि दूरी समय ग्राफ की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, हमारी दूरी समय ग्राफ की बात चल रही है, xt ग्राफ की बात चल रही है। इससे हमें क्या मिलता है, तो देखो मैं आपको बताऊं, xt यानी कि इस साइड हमारा विस्थापन है, दूरी है, और इस साइड में हमारा क्या है, समय है। तो हमें इसकी प्रवणता निकालनी है। इसकी जो प्रवणता होती है थीटा, तो मैंने आपको सब वहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है,
तो यहाँ से हम इसे निकालते हैं, यानी कि एक्स टी ग्राफ की हमारी जो प्रवणता है वो हमारी क्या बताएगी, हमेशा कण की चाल बताएगी, कण की चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर पिंड की चाल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्या था आपका एक्स टी यानी कि दूरी समय ग्राफ था, ये आपका क्या है, चाल समय ग्राफ है, यानी कि आपका वी टी ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। चाल समय ग्राफ ढाल से आपको क्या पता चलता है, तो देखो हमें पता है इस बार हमारी क्या होती है वी, यहाँ क्या होता है हमारा टी, और वी टी ग्राफ की हमें प्रवणता हमेशा क्या बताती है, वी टी ग्राफ की प्रवणता हमेशा ही हमें क्या त्वरण बताती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ग्राफ का नहीं देखा है तो जाकर पक्का देख लेना, आपका एक भी डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीधे राजमार्ग पर एक कार 126 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानते हुए इसका मान ज्ञात कीजिए, कार को रोकने में कितना समय लगेगा। आपको टाइम बताना है कि आपको कार को रोकने में कितना समय लगने वाला है। ठीक है, ए बी सी आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आपने अब तक क्वेश्चन पढ़ लिया हो, चलो तो ट्राई करते हैं इसे। देखो हमें पता है कि जब हम कार को रोकेंगे उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, उसका जो अंतिम वेग है वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 यानी कि हमें पता चला कि v का मान तो हमें यहाँ 0 मिलने वाला है, क्योंकि हम कार को रोक रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और रोकने का केस, मंदन वाला केस, ये क्या होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो इससे जस्ट पीछे वाला फिजिक्स का वीडियो है, उसी में मैंने ये सब चीज़ बताई मैंने आपको। ठीक है, और जो गाड़ी चल रही है वो आपका क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा, यानी कि हमें पता चला कि u बराबर हमें कितना मिलने वाला है, 126 किलोमीटर पर आ रहा है, तो मैं इसे मीटर पर सेकंड बदल लूँ, यानी कि 5/18, 5/18 से गुणा करोगे इसमें तो 18 सत्ते 7 बार कटेगा, 7 × 35, यानी कि u बराबर आ जाएगा हमारा 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना आ गया हमारा। ठीक है साहब, अब देखो दूरी हमारी s बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 200 मीटर, s बराबर कितना दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, हमें इनमें रिलेशन पता है, क्या पता है, v² बराबर u² - 2as। ये माइनस क्यों, ये यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि मंदन हो रहा है, और मंदन के लिए a बराबर माइनस ही लेते हैं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो इसे पीछे वाला वीडियो जाकर देख लेना, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं गया था। ठीक है, तो देख लेना उसे, उसमें ये सब बताया मैंने, v² बराबर u² - 2as। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, 0 है। हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, यहाँ से अगर हम बात करें किसकी, दूरी, हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा। ठीक है साहब, एक्सेलरेशन निकल आएगा, कैसे निकलेगा, यानी कि हमारा आएगा एक्सेलरेशन 2as बराबर u², यानी कि हमारा a बराबर आ जाएगा u² / 2s। अच्छा, u की वैल्यू कितनी हमारी, u कितना 135, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 अपॉन 2 × s कितना हमारा 200। ठीक है, तो जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो a हमारा निकल के आएगा यहाँ से 3.06, ऐसा कुछ निकल के आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप इसे चेक कर लेना, इतना निकलेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकलना है, कार को रोकने में कितना समय लगेगा। अब आपको पता है इक्वेशन गति की पहला से बढ़ क्या होता है, v बराबर u + at, हमें ये टाइम निकालना है अपना। ठीक है, तो v हमारा 0 है, v तो हमारा 0 है, और ये हमारा कितना दिया हुआ है आपका, अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपका, तो u बराबर माइनस का at हो जाएगा। अब हमारे पास a है, आपका कितना निकला हुआ है, वो a है और u भी है, तो आप यहाँ से t को अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर आएगा। ठीक है, मैं करने को कर देगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, आप इसे निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विरामावस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए कि 160 मीटर पर सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी तथा इसे इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वीडियो छोड़ के जाने वाले होंगे, वो तो चले गए होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि अगर आप खुद सोच के देखो, अगर आप 50 क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हो तो 50 क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो अगर आप मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो पूरा देख लेना। ठीक है, जो छोड़ के जाने वाले थे वो तो जहाँ तक चले जा चुके हैं, आप देख चुके हो कि मैंने इस वीडियो में हर तरीके का क्वेश्चन रखा है। ठीक है, अब कुछ हार्ड भी आ रहे हैं, ईजी भी आएंगे, मॉडरेट लेवल के भी आएंगे। ठीक है, तो देखो खुद से ट्राई करो, इसके बाद मैं कराता हूँ। चलो तो देखो मैं कराऊँ सबसे पहले। अब क्या, विरामावस्था से कह रहा है, तो हमें पता चला कि u का मान हमें मिल गया कितना, 0। ठीक है, प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का, तो ये पता चला हमें क्या है, a बराबर दिया हुआ है हमें 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रहा है कि एक समान त्वरण से चलती है, कि एक समान त्वरण से चलती है, एक समान त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए 160 मीटर पर सेकंड का वेग, यानी कि v बराबर 160 मीटर पर सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त कर लेगी। यानी कि हमें तो पहला तो t निकालना है, t निकालना है, ठीक है, एक तो t बताना है, तथा इतने समय में वह कितनी दूरी तय करेगी, और दूरी भी बतानी है, और हमें दूरी भी बतानी है, यानी कि ये दोनों चीज़ हमें इससे पूछ रहा है। अब देखो हमारे पास u है, v है, a है, t निकालना है, तो कौन सा समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। देखो हमारा u तो 0 है, तो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 160, बराबर a हमारे पास कितनी है 8 है, बराबर t रह जाएगा 8 से 2 आ रही है, यानी कि t बराबर आ गया हमारा 20 सेकंड, यानी कि हमें पता चला t बराबर 20 सेकंड। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 20 सेकंड देखो यहाँ भी नहीं है और आपका यहाँ भी नहीं है। देखो अगर आप ऑप्शन से देखना चाहते हो तो क्वेश्चन देखो यहाँ से हो चुका है हमारा, क्योंकि हमारा 20 सेकंड आ रहा है, लेकिन हमें सॉल्व करना है, पूरा सीखना है हमें, तो सीखना है तो क्या सीखेंगे। देखो अब हम टी आ चुका है हमारे पास, एस निकालना, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो हमारे पास सारी वैल्यू है, यू हमारा 0 है तो ये पोर्सन तो हमारा 0 हो जाएगा, a/2 ए की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, सारा रखना, आंसर आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ आपको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कण 2 मीटर व्यास के अर्धवृत्तीय पथ पर एक छोर से यात्रा आरंभ करके दूसरे छोर पर पहुंच जाता है, तो कण द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। कण द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है आपको, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले इसका। अब वो क्या कह रहा है, अर्धवृत्तीय है, तो अर्धवृत्तीय का मैंने शायद आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कराया था, ठीक है। तो अर्धवृत्तीय इस तरीके से बनेगा, ठीक है सर। अब 2 मीटर व्यास का है, तो पता चला हमें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना सारा हो गया, 2 मीटर हो गया ना, क्योंकि इसका डायमीटर तो हो गया, व्यास ही तो हो गया। अब की त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हमारे पास हमें पता चला त्रिज्या इसकी हो जाएगी 1, त्रिज्या इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है साहब। तो यात्रा आरंभ करके एक छोर पर पहुंच जाता है, एक छोर यहाँ से यात्रा प्रारंभ की और यहाँ तक पहुंच गया, यानी कि इसने यहाँ से स्टार्ट की यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो तय की दूरी ज्ञात करनी है। अब दूरी क्या फॉर्मूला हमें पता है, दूरी क्या होती है, अगर हम यहाँ से चलते और पूरा टोटल यहाँ तक पहुँच जाते तो टोटल कितने चल जाते, 2πr चले जाते ना, लेकिन इसने आधा चलाया तो क्या चलाया, πr चलाया, ठीक है, πr चलाया ना। अब हमें r पता है, r कितना है इसका 1 मीटर, r कितनी है इसकी 1 मीटर है भाई, व्यास 2 मीटर, r कितना हो जाएगा 1 मीटर, तो इसका r में हम r पाई इंटू 1 तो कितना आ जाएगा हमारा पाई आ जाएगा, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 मीटर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये दिया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व एवं 4 मीटर उत्तर में चलता है, यात्रा में तय की गई कुल दूरी, यात्रा में तय की गई दूरी बतानी है, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने आंसर देखा होगा 3 4 टेम्पलेट बनने, आंसर आ गया इसका 5, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। भाई गलत हो गया ये, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, पहले तो इस तरीके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को देखो, डायरेक्शन से ही सॉल्व किया करो। हमारा इधर क्या होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो वो क्या बोल रहा है कि 3 मीटर कहाँ जा रहा है पूर्व, तो 3 मीटर पूर्व, चलो यहाँ से हम इधर चले 3 मीटर मान के चलो यहाँ तक आ गए, ठीक है। उसका क्या कह रहा है 4 मीटर उत्तर, उत्तर कहाँ है ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हम। तो तब पूछ रहा है 3 ये और 4 ये, कुल दूरी पूछ रहा है, तो 4 और 3 7, आंसर कितना आ गया हमारा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को विस्थापन पूछ लेता, क्या पूछता विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो देखो प्रारंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये है, तो ये आ जाता आपका 5, तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका तब राइट आंसर होता है जब वो आपका विस्थापन पूछता है। उसने क्या पूछा है दूरी पूछी है। इस क्वेश्चन में बहुत से लोग गलत करके आएंगे, इसे ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्योंकि दूरी आपकी सीधी जुड़ जाती है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखो यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है, ठीक है, तब आपको इनमें से ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इसकी चाल बढ़ती है, इसका वेग बदलता है, इसका संवेग स्थिर रहता है, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करो पहले। तो वो क्या कह रहा है आपको, यदि किसी वस्तु का त्वरण कार्यरत है। अब आपने अगर त्वरण की परिभाषा देखी पढ़ी है क्या होती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने होते हैं सारे के सारे परिभाषा से ही निकलते हैं, ठीक है। मैंने परिभाषा बताई थी आपको, क्या बताई थी, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है त्वरण कहलाती है। तो भाई साहब वेग बदलेगा तभी तो भाई त्वरण कार्यरत होगा, जब अगर वेग बदलेगा नहीं तो त्वरण का कोई अस्तित्व ही नहीं है,
ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज ना हो तो त्वरण का कोई अस्तित्व तो नहीं है, तो इसका मतलब है त्वरण कार्य कर रहा है, तो कार्य कब कर रहा है, इसका मतलब है इसका वेग बदल रहा है, तो वेलोसिटी चेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गतिमान वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, यदि वस्तु का द्रव्यमान, ध्यान से देखना, वस्तु का द्रव्यमान आधा और कार्यरत बल का मान दोगुना कर दिया जाए तो त्वरण का मान आपको बताना है, इनमें से क्या हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब उसे सॉल्व करना है। तो देखो, हमें पता है बल, द्रव्यमान और क्या दे रहा है आपका त्वरण, सब कुछ दे रहा है, इनमें तीनों दे रहा है। तो देखो क्या मान हुए, F1 बराबर M1A1, जो कि तीनों के संबंध अलग अलग दे रहा है, अपॉन F2 बराबर M2A2। इतना क्लियर है। अब देखो F1 कितना दिया उसने, 20 न्यूटन। अब आगे कह रहा है बल दोगुना कर दिया जाए। देखो ये क्या कह रहा है, बल दोगुना करवा रहा है ना, तो F2 को हम दोगुना, 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, M तो पहला हम मान लेते हैं, पहला हमारा M होगा। ठीक है, और हमारा जो त्वरण होगा वो A1 होगा। अच्छा, दूसरा M2 वो कह रहा है आधा, क्या कह रहा है, द्रव्यमान आपका आधा हो जाता है, M/2 और त्वरण लगाना A2। ठीक है, तो देखो M से तो M चला जाएगा, ये दो का जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो देखो तो इस 2 से ये 20 चली जाएगी, 20 का 10 बार चली जाएगी, 0 से 0, यानी कि 1/4 बराबर A1 अपॉन A2, यानी कि अब कैसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A2 बराबर आपका आ जाएगा 4A1, यानी कि जो त्वरण होगा, जो सेकंड वाला त्वरण होगा वो पहले का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। यहाँ से आपको दिख रहा है कि A2 बराबर कितना आ रहा है, 4A1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल, इनमें से आपको बताना। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो मैं आपका इससे मान के चलो आपका रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ, और आपके समझ में भी आ जाएगा कि कैसा क्यों होता है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव एक ही वस्तु पर नहीं लगते, एक ही वस्तु पर लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसा है, होता कैसे है, देखो आप जब नाव में पैर रखते हो, ठीक है, नाव वाली कंसेप्ट पढ़ा है आपने, जैसे नाव में क्या रखता है, जैसे आप नाव से उतरोगे, नाव से जब आप बैठे हो वो स्टीमर वगैरह में जब आप बैठे हो, तो देखना जब आप नाव से बाहर उतरोगे, सतह पर उतरोगे, तो आप फोर्स लगाओगे नाव पर, तो नाव बैक जाएगी। ठीक है, तो नाव और आपका जो पैर होगा ज़मीन पर आएगा, तो आपका पैर उससे आगे की ओर जाएगा, जब तक आप आगे की ओर नहीं जा सकते हो, जब तक आप उससे बैक फोर्स नहीं लगाओगे। ठीक है, तो वहाँ से निकल के आता है सदैव एक ही वस्तु पर कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने क्या बोला है, 50 क्वेश्चन है, तो थियोरटिकल किसी भी तरीके का ग्राफ वाले क्वेश्चन और भी आएंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा आपका। ठीक है, इन 50 क्वेश्चन को आप तैयार कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे मोशन इन वन डायमेंशन का। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर कराता जाऊँगा उसी तरीके से आपको क्लियरिटी देते जाऊँगा कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आना है, और आपको डेफिनेट करके आओगे उसे। ठीक है, तो देखो, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, उसके वेग में सदैव वृद्धि नहीं होती है, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है, या नन ऑफ दीज। देखो इस क्वेश्चन की मैं आपको बात करूँ, क्या कह रहा है आपका, त्वरित होती है। अब मुझे बताओ त्वरण कब होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब वेलोसिटी में परिवर्तन होगा तभी तो आप एक्सेलरेशन होगा। अब मुझे बताओ कि जब वेलोसिटी में परिवर्तन कैसे हो जाता है, अब मैं खड़ा हूँ सीधा, ठीक है, मुझे कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा। अब इधर से आकर मेरे को धक्का दे, ठीक है, तो इधर जाकर गिरूंगा, सब कुछ नहीं, वेलोसिटी में ही परिवर्तन नहीं होगा, और कुछ में भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से कि कोई ना कोई बल लगना चाहिए। वेलोसिटी भी ऐसे ही नहीं लगती है, बल कार्य करता है, वो कोई सा ही बल कार्य करे। ठीक है, तो यहाँ के हमें पता चलता है ऑप्शन नंबर सी, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। जब उसकी त्वरित गति होती है तो उस पर कोई सदैव एक बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा, कार का त्वरण बताना है आपको। अब मुझे बताओ, देखो मुझे लगता है कि जिसने भी यहाँ तक वीडियो आप अगर देखने आ गए तो आप में से बहुत से लोग इसका आंसर दे चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी आपको आपने राइट कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन भाई ध्यान देना, यही चीज़ें तो है पेपर में, हम तो एक तो ये है कि 25 मिनट मिलती हैं, ठीक है, उसके बाद 20 मिनट मिलती हैं और 25 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन का प्रेशर इतना होता है कि आप आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कराते हो। तो देखो
यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 3 आ जाएगा, लेकिन भाई ध्यान दो वो किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो जब चेंज करोगे तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप 3 किलोमीटर आपका आंसर आएगा 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आप उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो आंसर इतना आएगा। अब देखो कैसे आएगा, वो कह रहा है चाल कितनी 10 सेकंड में, यानी कि टी बराबर 10 सेकंड, टी बराबर कितना हो गया 10 सेकंड हो गया। 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, यानी कि हमें पता चला प्रारंभिक कितनी थी उसकी, u बराबर है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे और v बराबर है अपनी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है साहब, इतना ही तो है। त्वरण पूछ रहा है आपको, गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। v की वेलोसिटी मान कितना है अपना 50, ठीक है कितना है 50, इसे इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस कितना 20 अपॉन टी इसके भाग में आ जाएगा, क्योंकि इधर ये अलग अलग हो जाएगा, तो टी का मान कितना 10 सेकंड बराबर ए। ठीक है, 50 में से 20 गया 30 और 10 से कितना आ जाएगा, यानी कि हमें पता चला कट जाएगा वो, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 3, लेकिन क्या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपने यही आंसर देखा और टिक कर दिया, लेकिन मात्रक नहीं देखा। तो जब मात्रक को आप चेंज करोगे 3 गुणा 5/18, जो मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं 5/18 से उड़ा करके, जब इसे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा, ये क्या है, आवेग को व्यक्त करते हैं एफ इंटू डेल्टा सी टी से, एफ इंटू एक्स से, एफ इंटू वी से, नन ऑफ दीज। देखो परिभाषा मैं क्या कहता हूँ, थ्योरी भाई साहब, अगर आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा स्कोर करना है, देखो अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए जा रहे हो तो देखो मुझे पता नहीं है, उसकी मैं बोल नहीं सकता आपसे, लेकिन अगर आप एक फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने जा रहे हो तो भले ही मेरी मत पढ़ो। ठीक है, आपको ये लगता होगा कि ये अपने फ़ायदे के लिए बोलता रहता है कि वीडियोज़ देखो, भले ही आप मेरी मत पढ़ो, लेकिन कहीं से भी पढ़ो, थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ो। जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं सारे कंसेप्चुअल होते हैं और सारे के सारे थ्योरी से ही निकल के आते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है आपको, आवेग क्या होता है। अब देखो आवेग क्या होता है, इम्पल्स, यानी कि क्रिकेट खेली आपने, जब आपने क्रिकेट खेली तो आपने देखा होगा कि जब आप बैट से बॉल को हिट करते हो ना, तो जितने समय के लिए ये बॉल बैट के संपर्क में रहती है, आपको पता है बहुत कम समय के लिए रहती है, 140 की स्पीड पर आती है और डबल स्पीड से जाती है। जब बैट से टच होती है तो अच्छे क्रिस गेल का बल्ला हुआ तो डबल स्पीड से ही जाएगी। ठीक है, तो जब टच होती है जितने समय के लिए संपर्क में रहती है, उस छोटे से टाइम पीरियड को, उस इंटरवल को ही आपको आवेग बोलते हैं, यानी कि एफ इंटू डेल्टा टी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये डेल्टा टी क्यों है आप बोल सकते हो, डेल्टा टी इसलिए है क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो कैसा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो एफ इंटू डेल्टा ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, न्यूटन की गति का दूसरा नियम निम्न में से किससे संबंधित है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपको बताना है किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए संवेग वेग, संवेग त्वरण, बल व संवेग के परिवर्तन की दर। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। कैसे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा वो समझो, आपने पढ़ा होगा जब ये आप न्यूटन के सेकंड नियम का डेरिवेशन, देखो मैं आपको बताऊं न्यूटन की गति के नियम की, तो न्यूटन की गति का सेकंड लॉ ही मूल नियम है, बाकी दो तो सेकंड से ही बनाए गए हैं, वो दोनों सेकंड से ही बनाए गए हैं। ठीक है, जो मूल नियम, आप कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम मूल नियम है, तो आपका दूसरा नियम ही मूल नियम है। ठीक है, तो ये आपका जब आप इसकी डेरिवेशन करते हो तो एफ बराबर आपको मिलता है क्या, डी पी ओवर डी टी, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर मिलती है आपको, और ये अनुपाती होती है संवेग में परिवर्तन की दर। दूसरा नियम है क्या, दूसरा नियम ये तो है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के अनुपाती होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी वस्तु कार्यरत बल एक समान है, जब किसी वस्तु पर, ठीक है ये मिस्टेक होगी थोड़ी, जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल एक समान है तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। अब मुझे बताओ, जब मैंने अभी आपको पीछे समझाया था अच्छे तरीके से कि राशि अपरिवर्तित रहती है, तो यहाँ पर आप आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा कि त्वरण आपका अपरिवर्तित रहेगा। भाई त्वरण हमेशा जीरो ही रहेगा, समझ आ रही है, त्वरण जीरो क्यों रहेगा, क्योंकि आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज आप कैसे करोगे, बल लगाकर ही तो चेंज किया जाता है कि वैसे चेंज हो जाता है, बल लगाकर ही तो चेंज करोगे आप। जब तक चेंज नहीं करोगे, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, जब तक चेंज नहीं होगा तब तक वो जीरो ही बना रहेगा। तो ये आपका अपरिवर्तित रहता है यदि बल समान है।
अगर बल बढ़ेगा घटेगा तो वहाँ पर डेफिनेटली त्वरण होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पीछे करा चुका हूँ मैं कि बल बदलता है तो क्या होता है आपका त्वरण होता है, ठीक है, कराया था मैंने अभी। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कह रहा है, किसी पिंड के द्रव्यमान एवं त्वरण दोनों को दोगुना करने पर पिंड पर कार्यरत बल होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, देखो क्या हो, F बराबर M ए, बहुत ही आसान है ये तो, बहुत छोटा बच्चा क्वेश्चन आ गया लुल्लू सा। M कितना कर रहा है, द्रव्यमान एवं त्वरण दोनों को दोगुना कर रहा है, तो ये द्रव्यमान 2 और ये त्वरण इसे भी 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि जो आगे आएगा वो आपका M आएगा, वो 2 दूनी 4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को दोगुना करेंगे तो आपका 4 आंसर, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण, यानी कि तोप, जब आपकी तोप पीछे की ओर धक्का मारती है, जैसे क्या गोली चलाते हो, इस तरीके से चलाते हो, जब आप गोली चलाते हो तो धक्का पीछे को लगता है, तो उसका कारण क्या है, वो क्यों लगता है, तो उसका कारण है आपका, आपको शायद पता हो सकता है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हो, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी और सी, ये कोई डी कोई आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितनी क्रिया उतनी प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विराम से प्रारंभ होकर एक कार 20 सेकंड में 40 मीटर की दूरी प्राप्त करती है तो कार का त्वरण होगा, ठीक है। आपको कार का एक्सेलरेशन बताना है। देखो दूरी दे रहा है आपको, टाइम दे रहा है और बोल रहा है कि विराम से प्रारंभ हो रही है, तो देखो हमें पता चला कि u का मान तो हमारा हो गया 0, ठीक है। s इसने दे दिया कितना 400 मीटर, आगे बात करें तो t दे दिया इसने कितना 20 सेकंड, ठीक है। तो पूजा कार का त्वरण, तो फॉर्मूला पता है दूसरा क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s कितना दिया उसने हमारा 400, पर ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब 2 से और बड़ा हो जाएगा, ये 2 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, बराबर ये निकालना है हमें, और टी इसके नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, तो 20 सेकंड में 400 हो जाएगा, तो 400 से 400 पूरा, यानी कि ए बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, किसी मकान की छत से छोड़ा गया पत्थर 1 सेकंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचता है, 1 सेकंड बाद कोई पत्थर है वो पृथ्वी पर पहुंच रहा है, तो मकान की ऊंचाई बतानी है आपको, ठीक है। तो मकान की ऊंचाई बतानी है। मैंने जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फेंकी जाती है, तो मैंने आपको लास्ट जो वीडियो प्रोवाइड कराया है फिजिक्स का, उसका नोटिफिकेशन नहीं गया है, इसकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये बताया था -g प्लस g का अंतर क्या होता है, h को s में कब बदलते हैं, क्या करते हैं, उसमें सब बताया मैंने, ठीक है। तो जब मकान की छत से हम छोड़ रहे हैं तो हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो h बराबर फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है आपका क्षैतिज गति में, ये होता है आपका ऊर्ध्वाधर गति में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति में ये होता है। तो h पूछ रहा है। अब कोई वस्तु मैं ये मान के चलो ये पेन मैं छोड़ता हूँ धरती पर, नीचे छोड़ता हूँ, तो पहले किस में था, रेस्ट में था, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 1/2, अगर हम जी की बात करें तो जी बराबर 10 इंटू टी स्क्वायर, टी 1 दे रहा है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 5 बार छमछम, यानी कि एच बराबर अपन आ गया 5 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 2 किलोग्राम की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, ठीक है। 5 सेकंड में इसे विराम अवस्था में लाने के लिए कितने बल की आवश्यकता हुई, आपको ये बताना है, ठीक है। खुद से ट्राई करो पहले, फिर मैं बताऊंगा। चलो तो देखो मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है ये, विराम अवस्था 2 किलोग्राम की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, यानी कि हमें पता है 2 किलोग्राम, m बराबर आ गया अपना 2 kg, ठीक है। अब बोल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, गतिमान है 5 सेकंड, यानी कि t बराबर 5 सेकंड, कोमा। अब देखो इसे विराम अवस्था में लाने के लिए अंतिम वेग यानी कि v बराबर 0 लाने के लिए कितने बल की आवश्यकता हुई, बल पूछ रहा है ना। तो देखो बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है एम ए, हमारे पास क्या है m तो है भाई, हमें a चाहिए। अब a निकालने के लिए बाकी डाटा हमें दिया हुआ है, तो a कैसे निकालते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से निकालोगे, ठीक है। अब मंदन की बात कर रहा है, जब मंदन की बात करेगा तो ये -80 हो जाएगा, ठीक है सर। और ये अपना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि चलो मैं लेफ्ट लिख देता हूँ, ये तो 0 ही है ये। तो u बराबर u का मान कितना है 10, माइनस ए निकालना है, टी कितना है 5 है। चलो सर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10 बराबर -a इंटू 5, तो माइनस से माइनस
5 से, तो ए बराबर आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है सर। अब देखो एफ बराबर एम का मान कितना है हमारे पास 2 इंटू ए का मान कितना निकला है 2, 2 इंटू 2 4, यानी कि एफ बराबर 4 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन लिखा नहीं है मात्रक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 45 मीटर ऊंची इमारत से एक पत्थर छोड़ा गया है। ठीक है, अंतिम सेकंड में चली गई दूरी बतानी है आपको, अंतिम सेकंड में चली गई दूरी। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं, एक इमारत से छोड़ा जा रहा है, तो जब कोई वस्तु ऊपर छोड़ी आ रही है तो इसका कंसेप्ट मैंने बताया था, यानी कि अगर छोड़ी आ रही है तो उसका अंत जो उसका स्टार्टिंग में जो शून्य में होगी ना, तो क्या हो जाएगा 45 दी हुई डायरेक्ट रख देता हूँ। देखो 45 बराबर डायरेक्ट रख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला पद तो उसका जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 और जी की वैल्यू 10 एंड टी स्क्वायर, तो ये 45 दूर नहीं 90 और 10 का भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 90/10 बराबर टी स्क्वायर, यानी कि ये टी बराबर आएगा आपका 3 सेकंड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो टी बराबर तो 3 सेकंड। अब ये तीन आंसर दिया हुआ, इतना मतलब लगाते ना, वो समय नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है अंतिम सेकंड में चलेगी दूरी। अब nवें सेकंड में चलेगी दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया वैसे तो, एस एन बराबर n/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस, अरे क्या होता है भाई भूल गया मैं, एस बराबर यूटी, हाँ ओके भाई एक मिनट, एस बराबर तो क्या होता है आपका u प्लस g/2 2n-1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका n सेकंड का फॉर्मूला होता है। अब आपको ये लगा लिया nवें सेकंड में चलेगी दूरी, n का मान कितना हुआ आपको 3, यानी कि तीसरे सेकंड में चलेगी दूरी आपको निकालनी है। तो ठीक है, तो आपको g का मान 10 दिया हुआ है, सारे रखो, n का मान रखो, सारी चीज़ें रखो, यहाँ से सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है। ये ग्राफ दी हुई है आपको, इनमें से बताना है कौन सा एक समान गति निरूपित कर रहा है। तो देखो ये पहले ये आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है पहले से ही, ये आपकी एक समान गति है क्या, नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया, अगर ये गलत हो गया तो ये आपका विस्थापन समय है, ये कहते हैं अपना विस्थापन समय। ठीक है, समय ये आपका वेग समय था। अच्छा, इसकी बात करें तो देखो वेलोसिटी इसका क्या हो रहा है, ऊपर इंक्रीज तो हो रहा नहीं, घट रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है आपका क्या एक समान गति पूछ रहा है। तो इसमें देखो एक समान गति, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लगातार समय के साथ बढ़ता जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राफ की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, ग्राफ की वीडियो देख लेना, शायद थर्ड वीडियो है और 8 से 10 मिनट की, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और वहाँ से आपके ग्राफ वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उस समय बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, क्यों, कारण बताना है आपको। ठीक है, तो कारण आपके सामने ये दिए हुए हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा होगा क्या, ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, या तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है कि जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम या न्यूटन की गति का प्रथम नियम, दोनों ही यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कशन। देखो वीडियो बड़ा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन की मैं सीरीज आपको दे रहा हूँ, उससे फिक्स करके दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, तो आपको ये पूरा देखना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। ठीक है, आप बोलते हो वीडियो बड़ा बनाओ, वीडियो बनाओ, तो देखता हूँ ये वीडियो मैंने बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, तो देखना आपका कितना सपोर्ट आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पिंड ब्रह्मावस्था से प्रारंभ कर एक समान त्वरण के साथ सरल रेखा पर चलता है, एक समान त्वरण के साथ चल रहा है, ध्यान रखना, चलता है, निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो अगर आप ऑप्शन भी देखें तो देखो वी ग्राफ, यानी कि दूरी और वेग का ग्राफ दिया हुआ है, दूरी और वेग का ग्राफ, और ये क्या दिया है वी ग्राफ, और वी ग्राफ आपको पता है क्या जा रहा है, यानी कि आपका जो त्वरण है वो सीधा जाता चला जा रहा है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कैसा है, आपका जो त्वरण है वो एक समान बढ़ता जा रहा है। देखो इस पॉइंट पर यहाँ देखते जाओ, यानी कि टाइम और वी दोनों वेग समय के साथ दोनों के साथ बढ़ते आ रहे हैं, तो ये कैसा है आपका एक समान त्वरण का जो है वो आपका क्या है ग्राफ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, किसी गतिमान कण का विस्थापन समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है, बताइए कि कण तात्क्षणिक वेग किस बिंदु पर नकारात्मक होगा। ठीक है, किस बिंदु पर नकारात्मक होगा, वही साउंड गाय वगैरह की साउंड आएगी वो तो ठीक है, इसे मैच करना, ठीक है, वो आ जाती है कभी कभी डाइट में, फिर भी देखो आ रहा है ऐसा। देखो बताना है आपका, इसमें से बताना है किस बिंदु पर आपका जो तात्क्षणिक वेग है वो नकारात्मक होगा। अब आपको ग्राफ को देकर बताना है। देखो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ नीचे आया था, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, घट कहाँ रहा है, केवल इस पॉइंट पर,
यही आपका एक पॉइंट है जहाँ ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, इसके बाद ये घटना स्टार्ट हुआ तो वो पूछा नकारात्मक। तो घटने कुछ यहाँ तक बढ़ जाए, आप पैसे वाले हो जाएं, उसके बाद आप गरीब होने लगे, यानी कि पैसा आपसे जाने लगे, तो क्या होंगे, आप रेडी होंगे, यानी कि आप क्या होंगे, रेडी होंगे कि नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई पे आपके नकारात्मक होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका एस बराबर दिया हुआ है 12t प्लस के 3t उसके माइनस के 6 2t क्यू, फाइंड वेलोसिटी, यानी को वेग बताना है। वेग क्या होता है आपका, वेग होता है आपका क्या, विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है। तो अवकलन करो उसका, इसका अवकलन करो, यानी कि ds/dt बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस के 3 दूना 6t माइनस के 3 दूनी 6t², इतना हो गया भाई साहब, इतना हो गया हमारा 60 बार। और अब वो पूछ रहा था फाइंड वेलोसिटी, अब क्वेश्चन थोड़ा रह गया है, जब समय न्यूनतम हो, इतना लिखा हुआ था क्वेश्चन में, जब समय क्या हो, न्यूनतम हो, तो न्यूनतम समय कितना होता है, t बराबर 0। तो t बराबर 0 यहाँ आप पुट करोगे तो ऑप्शन नंबर 12 बचेगा, केवल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख नहीं पाया, वहाँ पे आप देख सकते हो, वो दिया हुआ है आपको, क्या दिया था कि न्यूनतम समय के लिए, तो न्यूनतम समय t बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, रूट x बराबर t+9 समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को दर्शाता है। ये आपका जो समीकरण है वो समय के साथ विस्थापन परिवर्तन को दर्शाता है। तो निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है, वेग समय के समानुपाती है, वेग समय के अनुपाती है, त्वरण समय पर निर्भर करता है, या त्वरण नियत है। तो अब हमें पहले त्वरण अब फाइंड करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या दी है हमें, रूट x बराबर t+9। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, नेक्स्ट होगा, यहाँ पर देख लेना ध्यान से, मैं यहाँ नहीं किया, ये अगले पद में कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्क्वायर खोल रहा हूँ, तो t² a² प्लस b² प्लस के 2ab, तो 9 दूना 18t, इतना हो जाएगा। अब इसका अवकलन करूँ मैं dx/dt, तभी तो ये वेलोसिटी बनेगा हमारा, क्या हो जाएगा 2t प्लस का इसका तो 0, इसका क्या 18। ठीक है, तो हमें पता चला समानुपाती है, नहीं है, अभी तो कुछ जुड़ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती भी नहीं है, तो ठीक है, एक बार और करके देखते हैं। त्वरण की भी तो बात कर रहा है ये, देखो dv/dt, यानी कि अब मैं जिसमें जोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वेग का इसमें एक बार अवकलन करेंगे तो क्या बन जाता है, त्वरण बन जाता है। तो चलो क्या हो जाएगा ये 2 बस, और तो बाकी सब 0 हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, त्वरण समय पर निर्भर कर रहा है, भाई समय का तो टर्म ही नहीं आ रहा, तो निर्भर नहीं कर रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण कैसा हो गया हमारा, नियत हो गया। अब हम इसमें टी की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, क्योंकि टी का पद ही नहीं आ रहा है, तो कुछ भी करो इसमें, हमारी मर्जी। ठीक है, हम 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, कितना रहेगा, 2 का 2 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एक कार 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर 5 मिनट में 5 चक्कर लगाता है, तो उसकी औसत चाल आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो आप। ठीक है, उसके बाद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो मैं बताऊंगा आपको ये क्या बोल रहा है, 5 मिनट में 5 चक्कर लगाती है, हमें पता चला 5 मिनट में कितने चक्कर लगा दिए इसने, 5 मिनट में 5 ही चक्कर लगा दिए, यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 1 मिनट में 1 चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट में 1 चक्कर लगा रही है। अब देखो इसकी औसत चाल पूछ रहा है, ठीक, तो अब हमें बतानी चाल, यानी कि अब मुझे बताओ आप, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। अब दूरी वृत्ति तो घूम रहा है, तो दूरी कितना चलेगा, ये 2πr चलेगा ना, ये बताना दूरी कितनी चलेगा, 2πr चलेगा। अब त्रिज्या कितनी इसकी 2πr, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय दे रहा है आपका कितना, 1 मिनट में 1 मिनट में 1 चक्कर, तो एक चक्कर लगाया 2πr, हमने 1 चक्कर तो लगाया है, तो 2πr ले रहा हूँ, तो मुझे 1 मिनट लेना पड़ेगा नीचे। ठीक है, अब देखो 2πr कितना दिया 10, तो यानी कि 10 दूना 20 मीटर, 20 पाई मीटर प्रति मिनट, क्योंकि ये नीचे कितना है मिनट है, तो 20 पाई मीटर प्रति मिनट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं लेके तो आया सोच रहा था कि आपको 50 क्वेश्चन कराऊं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है कि मैं 40+ का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरा भाई लास्ट तक आया हो वीडियो देखने, ठीक है, वो मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मुझे पता चलेगा और अच्छा लगेगा, मतलब कि आप यहाँ तक वीडियो देखने आए हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो 100% आपका 1 घंटे या 1 घंटे प्लस ही बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी मेरे 20 क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए थे, वो किसी और दिन में आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में जब लेकर आऊँगा तब उसमें इंक्लूड कर लूँगा, लेकिन आपके 50 क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लास्ट तक आए हो। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।